नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को विदित है कि हमने गद्यांश के पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दिए थे और गद्यांश के पाठों में हमने अभी तक 2 पाठ पढ़ लिए। आज का जो अपना प्रकरण है वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको एक बार हिंदी साहित्य का परिचय दिया था, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अंत में एक काल आता है वो आता है आधुनिक काल। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण काल के बाद इसके बाद जो काल आता है आपका वो आता है द्विवेदी युग, जिसे बोलते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के जो प्रारंभ करता है, जो कर्ता धर्ता है, जिन्होंने द्विवेदी युग प्रारंभ किया या जिनकी रचनाओं से द्विवेदी युग प्रारंभ होता है, ऐसे महान रचनाकार जिसे अपन कह सकते हैं साहित्यकार, इतिहासकार, आलोचनाकार या आलोचक, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसी महान विभूतियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बड़े आदर सहित लिया जाता है। ऐसी महान विभूति का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था और वह हुआ था 1864 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि 1864 ईस्वी में जन्मे थे, इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे, जो कान्य कुब्ज परिवार से संबंध रखते थे, ब्राह्मण देवता थे, वो ब्राह्मण परिवार से संबंधित रखते थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903, यही जो काल है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, यही वो काल है 1903 से लेकर 1920 तक जो द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। द्विवेदी युग के अंतर्गत इसीलिए आता है क्योंकि इस समय एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था सरस्वती, और सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया था वो किया था हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 और 1920 के काल के अंतर्गत किया था और यही द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। और द्विवेदी युग का आप एक नोट कर लेना, द्विवेदी युग का नामकरण भी इनके ही नाम पर पड़ा है, जिनका नाम क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पर यह युग पड़ा है। ठीक है। सन 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि एक बहुत प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जा सकते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के वेता माने जा सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, ये देखिए आप, एक कवि के रूप में, एक समालोचक के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक भाषा वैज्ञानिक के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, विविध रूपों में उभर कर वो सामने आए हैं। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन करते रहे हैं हुए हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार भी किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों और लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन भी किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय स्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग कहा जाता है। इन प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यानी खड़ी बोली का अगर परिष्कारक काल कहा जाता है तो द्विवेदी युग कहता है। प्यारे विद्यार्थियों, द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया और प्रासंगिक और विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता और परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं।
अब इनकी रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों रचनाएं लिखी है। मौलिक रचनाएं जो इन्होंने स्वयं ने लिखी हैं, और अनुदित रचनाएं जो किसी संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, लैटिन साहित्य उनमें से संबंधित रखने वाली कवि रचनाओं का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। तो आइए पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। मौलिक रचनाओं में अगर नाम लिया जाए तो सबसे पहले नाम आता है देवी स्तुति शतक का, समाचार पत्र संपादन, स्तवः, फिर आता है नागरी, उसके बाद आता है काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, ये इनके काव्य रहे। अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र इनकी पुस्तक रही थी जो अर्थशास्त्र पर आधारित हैं। अर्थशास्त्र पर आधारित एकमात्र पुस्तक के रचयिता जो थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने किस नाम से लिखी? संपत्ति शास्त्र के नाम से लिखी। महिला मोद, रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर, ये इनकी मौलिक रचनाएं मानी जाती हैं। और एक रचना और थी द्विवेदी काव्य माला। अगर अपन अनुदित रचनाओं की चर्चा करें, विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिणी, भामिनी विलास, रघुवंश वेणी संहार, बेकन विचार रत्नावली, स्वाधीनता, विहार नाटिका, श्री महिम्न स्त्रोत, ये बहुत प्रसिद्ध रही, श्री महिम्न स्त्रोत, गंगा लहरी और सोहाग रात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अब लेते हैं इनके पाठ परिचय के बारे में अध्ययन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो इनके द्वारा लिखित जो निबंध हैं, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन, यह प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के ही महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। और ये निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में किस नाम से छपा था? पढ़े लिखों का पांडित्य। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, आपके 2 नंबर का प्रश्न बन जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध पढ़े स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन किससे लिया गया है? तो पढ़े लिखे के पांडित्य से। कब में प्रकाशित हुआ? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक है। और कौन सा निबंध संग्रह जिससे लिया गया है? तो वो होगा महिला मोद। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवाएं, निजी क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। यानी स्त्री शिक्षा में शिक्षित होने वाली नारी को बहुत से ऐसे तर्क हैं, उन तर्कों का सामना करना पड़ा, और बहुत से ऐसे समाज निर्माण के प्रमुख ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों से उनका कुछ सामना करना पड़ा था। रूढ़िवादिता से उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा कि रूढ़िवादिता में लोग स्त्रियों को किन दृष्टि से देखा करते थे, और वो चाहते थे कि स्त्रियां क्या बने और किस जगह इनकी निश्चित स्थान निर्धारित किया गया है। तो इससे संबंधित जो संघर्ष था वो इनको बहुत झेलना पड़ा था। प्रस्तुत निबंध, जो अपन निबंध पढ़ रहे हैं, वो स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार के विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच के अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि समाज का विघटन हो रहा है, समाज का पतन हो रहा है और इस समाज के पतन के पीछे महिलाओं की शिक्षा का हाथ है, तो मैं बता दूं आपको, महिलाएं समाज और परिवार को बनाए रखती हैं, समाज और परिवार को एक नए संबंध में जोड़े रखती है, न कि उनका किसी प्रकार से विखंड करती है या उसमें दरार पैदा करती है या उसको अलग करती है, बंटवारा करती है। ये कभी उनके मन के विचार नहीं रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी, लेखक भी यही कहना चाहता है, जिनकी सोच दकियानुसी है। दकियानुसी का मतलब ये होता है जो पुरानी रूढ़िवादिता के अंतर्गत सोच रखते हैं, उन तर्कों का उन्होंने सिरे से खारिज किया है। साथ ही इसमें इन दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत, तर्क सम्मत परंपराओं को ग्रहण करने की बात कही है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युग गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती हैं। यानी इन्होंने जिस भाषा शैली में इनको लिखा है, वो भाषा शैली अपने आप में अद्वितीय और अनोखी है। चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से मालूम चलता है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यानी स्त्री शिक्षा के संदर्भ में जिन लोगों ने जो तर्क दिए हैं, उन तर्कों को लेखक ने कुतर्क बताया, यानी बुरा तर्क। कुतर्क यानी बुरा तर्क बताया है, बेवजह तर्क बताया है। उस तर्क के बारे में
लेखक ने क्या बात कही, अपने क्या कौन से तर्क दिए, उन तर्कों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आइए पढ़ते हैं स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। व्यंग्यात्मक शैली में कहा है, लोगों के मन मस्तिष्क तक छाने तक पहुंचने का कार्य लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने इस निबंध के माध्यम से प्रयास किया है कि वो मन तक पहुंचे। बड़े दुख की बात है, शोक का मतलब होता है दुख। आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और ग्रह सुख के नाश का कारण समझते हैं, कि स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना अपने आप में गलत है, जो उनकी सुख शांति में खलल पैदा करती हैं। लेखक ने यही बात कही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्त्रियों के पढ़ने से उनके सुख में, ग्रह शांति में कुछ नाश होता है, कुछ खलल पैदा होता है, तो ऐसा नहीं है। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं। सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जिसने धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य के परिचय रखते हैं, जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना है, जो शिक्षित नहीं उनको शिक्षित करना है, कुमार्गियों को सुमार्ग पर लाना है और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। जरा उनकी दलीलें भी सुन लीजिए, जरा उनके बारे में कुछ विचार भी सुन लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों को अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है, यानी अनपढ़ की बातों में बात करवाई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश की स्त्रियों को पढ़ने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणी में उन्हें पढ़ाने की नियमावधिबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। दूसरा तर्क दे रखा है इन्होंने, जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने तर्क दिया है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। लो साहब, शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा से मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह पढ़ लिख सकी थी। तिस पर भी उसने इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटुवाक्य दुष्यंत को कहे, वह उसी पढ़ाई का परिणाम और दुष्परिणाम था कि उन दोनों के बीच में एक तरह से विरह और वियोग हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि उसने अपने मन की बात अपने पति के सामने रखी और उसका ये समझा जाने लगा कि वह पढ़ी लिखी थी, और जो उसने कह दिया तो क्या वह उसकी अपढ़ की भाषा थी? क्या वह अपने मन के विचार उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकती? जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अपढ़ मतलब अनपढ़ों की भाषा थी, यानी उस समय जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी उन श्लोक में वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ना स्त्रियों की बर्बाद करने जैसा है, यानी स्त्रियों के समूल संस्कारों को मिटाने जैसा माना गया है। तो लेखक ने ये दलीलें जो दी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो साहित्य के ठेकेदार हैं, जो रचना के ठेकेदार हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने जो बात बताई है, वो जो उन्होंने दलीलें दी हैं, उसका उन्होंने खंडन किया है। कैसे खंडन किया है देखते हैं अपन। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर होता है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। तथापि हम दो चार बातें लिख ही देते हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना, ये थी अपढ़ भाषा। प्राकृत भाषा को अपढ़ भाषा कहते थे। उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, यानी वो पढ़े लिखे नहीं, उनका ये कोई परिणाम नहीं कह सकते कि जो उन्होंने प्राकृत भाषा बोली इसका मतलब वो अनपढ़ थे इसीलिए प्राकृत भाषा कही, नहीं, ये नहीं होगा। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गवार होने का। बिल्कुल संस्कृत नहीं बोलना इसका मतलब कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, है? अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन कौन सी भाषा बोलती थी बताइए? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बनाने का साहस करें। क्या वो सभी लोग संस्कृति बोला करते थे? अरे प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा रही है, और जन सामान्य भाषा को आप अपढ़ों की भाषा कहते हैं। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत भाषा के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते भाई? हैं? आप जो कह रहे हो कि प्राकृत भाषा अनपढ़ों की भाषा है, तो जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में ही उपदेश दिया करते थे।
बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यह है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। यानी समस्त लोग प्राकृत भाषा को ही समझते थे, प्राकृत भाषा का ही ज्ञान लेते थे। इसी वजह से सर्वसम्मति की भाषा प्राकृत ही थी। तो आप कैसे प्राकृत भाषा को अनपढ़ों की भाषा कह सकते हैं? यानी उस समय की स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, उस समय पढ़ने का रिवाज था, उनके लिए अलग तकनीकी व्यवस्था थी। लेकिन आज बच्चियों को पढ़ने के लिए, महिलाओं को पढ़ने के लिए रोका जाता है। क्यों हो रहा है ऐसे शिक्षित परिवारों में? अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों में गाथा सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य, कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में पाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध भी अखबार का संपादन इस जमाने अपढ़ और अगंवार कहा जा सकता है। यद्यपि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा के अखबार में लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह सभ्य थे, शिक्षित थे, पंडित हो सकते थे, जिस तरह हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम लोग हो सके हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है। ये बात कैसी मानी जा सके भाई? ये बात हम कैसे मान लें कि यह अनपढ़ की भाषा है? नहीं, हम आपके इन तर्क का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से इन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोग स्त्रियों की भाषा प्राकृत रहने का नियम कर दिया था कि जो लोग उच्च लोग हैं, उच्च समाज के लोग हैं, वो संस्कृत, और जो निम्न समाज के लोग हैं उनको क्या कहा गया था? प्राकृत भाषा का बोलने का कहा गया था। तो ये बातें, ये विचार, इन बातों का हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और इन बातों को हम नहीं मान सकते कि उस समय हमारी स्त्रियों को पढ़ने की पर रोक थी। अरे उस समय प्राकृत भाषा तो साहित्य भाषा थी, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो अनपढ़ों की भाषा थी? तो इस प्रकार लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन बातों का खंडन किया है। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये गद्यांश समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई संशय या डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं एक नए प्रकरण, एक और गद्यांश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।